केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की हुई वृद्धि। 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को होगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे वर्चुअल माध्यम से किया संवाद। कहा, मेरठ में बनेगा खेल विश्वविद्यालय। नोएडा अथॉरिटी से चलेगी देश की पहली पॉड टैक्सी। ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी के लिए फाइनल डीपीआर यमुना अथॉरिटी में किया गया पेश। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% कर दी गई है और इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना किए जाने का भी फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया है। रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना किए जाने का भी फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया है। वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, देश भर में किए जाएंगे और 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनेंगे, 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, 36 नए 50 बेड के और 30 बेड के और 10 बेड के आयुष अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा और 101 जो हाल में चल रहे एग्जिस्टिंग 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, आधारभूत ढांचे को भी अपग्रेड करने का निर्णय किया गया है। 43 आयुष अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ 152 आयुष डिस्पेंसरीज को अपग्रेडेशन का निर्णय भी किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है। इसमें कुल 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेशनल आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है। नेशनल आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। नागरिकों को आयुष प्रणाली के माध्यम से प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ केयर का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग, गोदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रो वेसल और वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर 3 लेन फ्लाईओवर ब्रिज सहित विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं और कार्यों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 839 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे।
इसके अलावा जापान की सहायता से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद बीएचयू के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग का निरीक्षण भी करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान अधिकारियों के साथ कोरोना की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। वाराणसी के सुंदरलाल मेडिकल कॉलेज में मातृ एवं शिशु चिकित्सा केंद्र का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 45.05 करोड़ रुपए की लागत से बना केंद्र का 100 बिस्तरों वाला विंग है। इस यूनिट में प्रसव के पूर्व से लेकर प्रसव तक महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल की जाएगी। इस संबंध में हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल ने मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। हमारे साथ इस वक्त जो है मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के गुप्ता जी हैं। हम आइए जानते हैं कि इस पूरे हॉस्पिटल का जो निर्माण हुआ है और जिसका प्रधानमंत्री कल यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, कैसे काम करेगा और क्या कुछ जो है यहाँ की जनता को लाभ देगा। MCH बिल्डिंग जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर बिल्डिंग है, इसका निर्माण जो है पिछले कुछ वर्षों में हुआ, जिसकी कि 45 करोड़ की लागत आई थी और इस लागत में ये बिल्डिंग 100 बेड से सज्जित है। इस बिल्डिंग के अंदर हमारी NICU यानी नियोनेटल ICU एंड मैटरनल ICU की सुविधा है। साथ में ये इस बिल्डिंग में इस हिसाब से इस व्यवस्था को बनाया गया है कि मैटरनल यानी कि माँ और बच्चा अगर किसी भी विषम स्थिति में है, जिसकी कि कोई भी मेडिकल उसके डिलीवरी से संबंधित परेशानी है, तो इस व्यवस्था में एक ही छत के नीचे उसको सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, माँ और बच्चे दोनों को। इस तरीके से इस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की जो ये हमारी सुविधा बनी है, इससे मुख्यतः एक चीज जो हम लोग अचीव करने जा रहे हैं वो ये है कि पूर्वांचल की जनता के लिए ये एक ऐसा स्थान होगा कि जहां पे हम लोग एक ही छत के नीचे सुविधाएं देने के साथ साथ माँ और शिशु की जो मृत्यु दर है उसको हम लोग कम करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा इस पूर्वांचल में, क्योंकि मृत्यु दर बहुत है और इस सुविधा के आ जाने के बाद हम 30% तक लगभग जो है हम ये मृत्यु दर को कम कर पाने का ऐसा हमारा अनुमान है। 45 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना हुआ यह अस्पताल जो बच्चों को समर्पित है, जो माताओं को समर्पित है, कहीं न कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा और यह केवल काशी ही नहीं, केवल वाराणसी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक जीवन रेखा के रूप में काम करेगा। सुल्तान अहमद के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज, वाराणसी। वाराणसी में शिवलिंग के आकार के रूप में बना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन करेंगे। जापान और भारत के मजबूत रिश्तों की बुनियाद पर तैयार ये भवन रिश्तों की नई ऊंचाइयों के साथ पूर्वांचल को नया अवसर भी प्रदान करेगा। गौरवान्वित करता है। दुनिया के सबसे पुराने नगर और भगवान शिव की नगरी में यह भवन विकास की नई पटकथा लिख रहा है। इस रुद्राक्ष भवन में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस भवन की परिकल्पना 13 दिसंबर 2015 को जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक यात्रा के दौरान की गई थी। 2018 में इसका शिलान्यास किया गया था और 2021 में ये पूरी तरह सुसज्जित होकर तैयार है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और भारत के मजबूत रिश्तों की बुनियाद के तौर पर तैयार इस भवन का उद्घाटन करेंगे। इस भवन में बनारस की कला संस्कृति और संगीत को प्रदर्शित करने के लिए एक गैलरी बनाई गई है। यह भवन आने वाले समय में पूर्वांचल की संस्कृति और व्यापार समेत यहाँ के संगीत और उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह रुद्राक्ष भवन रिश्तों की नई ऊंचाइयों के साथ साथ पूर्वांचल को नए अवसर भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बना यह रुद्राक्ष भवन वाराणसी को नहीं पूर्वांचल को भी नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा।
कि भारत और जापान के बेहतर रिश्तों की नींव साबित होगा और इसी से ये भी तय होता है कि हमारी विदेश नीति कितनी बेहतर है कि रिश्तों के साथ, संस्कृति के साथ हमारा जुड़ाव है। इसके साथ आसपास का जो व्यवसाय है वो भी इस सेंटर के साथ आगे बढ़ेगा। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री के प्रयास से अब ये मूर्त रूप लेने लगा है। सावन तक मंदिर परिसर का कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन में सुविधा होगी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। काशी यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी। हर सनातन में विश्वास करने वाला एक बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन की इच्छा रखता है। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में खुले और स्वच्छ वातावरण में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए व्यवस्था देने का निश्चय किया। वह अब मूर्त रूप लेने लगा है। वर्तमान में करीब करीब 1000 से ज्यादा कर्मकार हमारे उसमें काम कर रहे हैं और हम लोग अभी मंदिर परिसर का काम करीब करीब 70-80% हो चुका है। मंदिर चौक और आने वाला पाथवे का काम पे निर्माण कार्य बहुत तेजी गति से जारी है और हमें विश्वास है कि हम लोग इसको जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय सीमा के अंदर हम लोग इसको पूरा करने में सफल होंगे। सावन भगवान शिव को प्रिय है और ऐसे में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बार उन्हें मंदिर के नए परिसर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस परियोजना में मुख्यतः श्रद्धालुओं के लिए बाबा विश्वनाथ के धाम से गंगा तक के लिए विशेष सुविधाओं का आयोजन किया जा रहा है। साथ साथ ये भी है कि श्रद्धालुओं के लिए बैठने की, श्रद्धालुओं को सुविधाजनक ढंग से बाबा के दर्शन हो सकें, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पे अपना सामान रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग और उसके ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो उन श्रद्धालुओं को आने के लिए। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ये पूरा होने पर श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही विश्राम करने और ठहरने की व्यवस्था भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से वर्चुअल माध्यम से टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सीधा संवाद किया और उन्हें और उनके अभिभावकों को धन्यवाद एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए हर संभव सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि खेल विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में ही प्रतिभाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें योग्य बनाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे खेलो इंडिया खेलो कार्यक्रम से युवा खिलाड़ियों को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मेरठ शहर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए जाने की बात भी कही। इस यूनिवर्सिटी से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा और प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें सहायता दी जाएगी। आपके पूरे परिवार के सदस्यों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और राज्य सरकार आप लोगों को पूरी मदद करेगी। मैं खेल विभाग को इसके बारे में कहूंगा कि वह सभी खिलाड़ियों की बातों को सुने और फिर उस प्रकार की कार्य योजना बना करके राज्य के अंदर तैयार करें, जिससे हमारे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो सके और यहीं पर उनको हर प्रकार की सुविधा देकर के हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के योग्य बना सकें। आपके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बात की। खिलाड़ियों के परिजनों ने टीवी पर इसका सीधा प्रसारण देखा। टोक्यो ओलंपिक पर भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बात कर उनके अंदर हौसला भरा। प्रधानमंत्री के सराहनीय कदम को देखने के लिए खिलाड़ियों के परिजन अपने अपने घरों में टीवी सेट पर जमे रहे। भारतीय हॉकी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र वाराणसी के ललित उपाध्याय के परिजन ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखने के बाद कहा कि एक सराहनीय कदम है और इससे निश्चित रूप से खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा होगा। प्रधानमंत्री द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाना निश्चित रूप से खिलाड़ियों के मनोबल को उठाएगा और हम लोग भी इससे काफी खुश हैं। हिंदुस्तान के सर्वोच्च व्यक्ति हैं और उनका आशीर्वाद अगर प्लेयरों के साथ है तो प्लेयर स्वर्ण पदक जरूर लेकर के आएंगे। और हम लोग माता पिता हैं, हम लोगों की भी यही इच्छा है कि मेरा लड़का स्वर्ण पदक लेकर के आए, बस और क्या करें। मेरा नाम रीता उपाध्याय है और खेलने जा रहे हैं, जीत के आए, मुझे बहुत खुशी है।
गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण को गति प्रदान करने के लिए वैक्सीनेशन कैरियर वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गाजियाबाद में आयोजित एक समारोह में स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने इस वैक्सीनेशन कैरियर वैन को रवाना किया। ये वैन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक वैक्सीन की पहुंच बढ़ाने के लिए जिले में एक छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण करती रहेगी। इस अवसर पर जनरल वीके सिंह ने कहा कि लोगों तक आसान तरीके से वैक्सीन की पहुंच बनाने के लिए इस तरह के वैन की बहुत जरूरत थी। है वैक्सीन ले जाने के लिए, खासकर जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर वैक्सीन के लिए सुविधा होनी चाहिए कि सही टेम्परेचर के ऊपर उसको ले जाया जा सके। तो ये उस तरह की गाड़ी है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से ले जाया जा सकता है। रात को अगर गाड़ी पार्क करके छोड़ी भी जाए तो भी इसका जो सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि वो अपने आप चलकर उसको कूल करती रहेगी, ताकि अब जैसे स्पुतनिक आ रहा है, स्पुतनिक के लिए अलग टेम्परेचर की ज़रूरत है, दूसरे हमारा जो फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड है उसके लिए अलग टेम्परेचर, ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए लागू की। मिर्जापुर के लकड़ी के बने खिलौने एक समय में पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान रखते थे। मिर्जापुर के अरोरा बाजार में ऐसे व्यापारी हैं जो लगभग 4 पुश्तों से खिलौने बनाने का काम कर रहे हैं। 20 वर्ष पूर्व तक मिर्जापुर के खिलौने देश भर में भेजे जाते थे, लेकिन बाजार में चीन के खिलौने के आने के बाद मिर्जापुर के लकड़ी के खिलौनों की मांग कम हो गई। खिलौनों के व्यापारी रामजी गुप्ता ने बताया कि पहले हम लोग यहाँ 120 प्रकार के खिलौने बनाती थी, जिनके लिए लकड़ी हम लोग अरोरा के जंगल एवं आसपास से लाया करते थे। बच्चों के जन्म के समय लकड़ी के चट्टू और बड़े होने पर लट्टू से लेकर कप प्लेट, लड़कियों के लिए रसोई सेट, कूदने की रस्सी, ये सब ऐसे खिलौने थे जिसकी मांग महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक होती थी। इस समय मात्र 4 प्रकार के खिलौने बनाए जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मिर्जापुर के लकड़ी के खिलौनों को सम्मिलित करने पर यहाँ के व्यवसायियों में उत्साह देखा गया। उन्होंने प्रधानमंत्री की सकारात्मक पहल का स्वागत किया है। एक कारोबार हमारे यहाँ 4 पुश्तों से होता चला आ रहा है। इसमें चाइना के खिलौने न आने के पहले हम लोगों के जीविकोपार्जन के लिए बहुत बढ़िया रास्ता था कि हम अपने माल का उत्पादन करते थे। सब जगह पूरे देश विदेशों में इसकी सप्लाई होती थी। लेकिन जब से चाइना का लकड़ी का खिलौना आ गया, उसके आ जाने की वजह से हम लोगों के लकड़ी के खिलौनों के बिल्कुल विलुप्त हो गया, बिक्री रह नहीं गई। अब चूंकि एक्यूप्रेशर के आइटम लकड़ी के हम उत्पादन करते हैं, एक्यूप्रेशर पद्धति में के विधि द्वारा जो भी इलाज होता है उसके संबंध में सारी आइटम मैं बनाता हूँ और उसी के उत्पादन होने से, थोड़ा बहुत सप्लाई होने से हम लोग का जीविकोपार्जन चल रहा है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी जापान में गए हुए थे, हमारे यहाँ का ही बना हुआ रोलर जो कि बैठ करके हाथ में लिए थे, तो उस समय हमारे यहाँ इसके ऑर्डर बहुत निकले, लेकिन फिर महीने भर ऑर्डर निकला, इसके बाद फिर विलुप्तता हो गया। इसलिए हमें बहुत उम्मीद है कि यदि प्रधानमंत्री इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए 15 तारीख को बनारस से जो लॉन्च कर रहे हैं, उसमें जो है यदि इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान दे देंगे तो शायद हम लोगों का उत्थान होगा और ये जो कारोबार है विलुप्त होने से बच जाएगा। देश की पहली पोर्ट टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14 किलोमीटर के बीच पोर्ट टैक्सी चलाएगी। ड्राइवरलेस पोर्ट टैक्सी के लिए फाइनल डीपीआर यमुना अथॉरिटी में पेश कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस डीपीआर को अब यीडा बोर्ड के सामने रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसको सरकार को भेजा जाएगा। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में काम आगे बढ़ेगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर तक पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया गया है। यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच पर्सनल रैपिड ट्रांजिट PRT चलाने की योजना बनाई है। पोर्ट टैक्सी की DPR बनाने के लिए इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी का चयन किया गया है। मेट्रो जो है वो समानांतर जाएगी एक्सप्रेस वे के। पार्ट टैक्सी जो है वो फिल्म सिटी के सेक्टर ट्रांसपोर्ट एरिया से शुरू होकर के विभिन्न सेक्टरों को कवर करेगी। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आने के साथ बहुत सारे बायर्स आएंगे, बहुत सारा एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू होगा। यहाँ इंडस्ट्रियल हब है, सारे 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है, 29 में 3 क्लस्टर्स बने हुए हैं, MSME क्लस्टर, अपैरल क्लस्टर, हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर, और 32-33 में काफ़ी इंडस्ट्रीज आई हुई हैं। तो ये सभी इंडस्ट्री के जो बायर्स होंगे या जो फिल्म सिटी में जाने वाले लोग होंगे, इन सब के लिए एक अलग से व्यवस्था होगी जिससे कि उनको मेट्रो की स्टेशन पर उतर करके वहाँ कम्यूट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो पार्ट टैक्सीज जो है मेट्रो के पैरेलल नहीं चलेगी, बल्कि अलग से सेक्टर्स को कवर होते हुए जाएंगे। कोरोना काल में जनपद बलरामपुर में गांव के मजदूरों के लिए मनरेगा योजना बड़ा सहारा बनी है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिक अपने गांव में मनरेगा द्वारा काम प्राप्त कर आर्थिक रूप से परेशान होने से बचे हैं। जिले में 31 जुलाई 2021 तक लक्ष्य 10,64,737 मानव दिवस के सापेक्ष 7,34,372 मानव दिवस सृजित किया जा चुका है। जिले के 774 ग्राम पंचायतों में से 2,593 कार्यों पर 30,713 श्रमिक लगे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान व कोरोना संक्रमण के कारण बाहर न जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को गांव में काम मिलने से उन्हें रोजी रोटी में बड़ा सहारा मिला है। गांव में मनरेगा कार्यों से न सिर्फ श्रमिकों को काम मिल रहा है, बल्कि गांव में ही सड़क, नाली व अन्य विकास कार्य भी हो रहा है। ग्राम बरईपुर में चल रहे मनरेगा कार्य में पढ़े लिखे प्रवासी श्रमिक भी काम करके खुशी जाहिर कर रहे हैं। सदर खंड विकास अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कार्यों पर बराबर नजर रखी जा रही है। कोरोना के समय में ज़्यादातर जो बाहर के मजदूर थे ग्रामीण क्षेत्रों में वापस आ गए थे, तो ये जिम्मेदारी थी ग्राम विकास विभाग की कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे रोजगार का सृजन किया जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना ग्रामीण रोजगार योजना के तहत हमने मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को नियोजित करने का प्रयास किया, और यही उद्देश्य है कि पूरे विकास खंड में वर्तमान में लगभग 4,500 लेबर लगे हुए हैं। और जिस ग्राम पंचायत में आपने इंस्पेक्शन किया बरईपुर में, वहाँ पे 2 कार्य चल रहे हैं और लगभग 80 मजदूर वहाँ पे कार्यरत हैं। तो सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में रोजगार की कमी को देखते हुए उनको कोरोना काल में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर इंगेज करने का प्रयास इस योजना के तहत किया जा रहा है। हमारे यहाँ मनरेगा का काम चल रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ साथ में ग्राम पंचायत का विकास कार्य, लोगों को खड़ंजा, कच्ची रोड आने जाने में सुविधा मिलती है, और लोग जो लॉकडाउन से बाहर कमा रहे थे वो फायदा ग्राम पंचायत से यही उन लोगों को मिल रहा है। हमारे गांव में जो है लॉकडाउन के समय काम मिला, उसके बावजूद हम लोगों को बराबर काम मिलता है और पेमेंट भी मिलता है, और हम लोग बराबर काम करते हैं। हमारे प्रधान द्वारा हमें काम मिला, गुड़िया देवी नरेगा में, और कोनो दिक्कत नहीं है, हमें भरपूर कुछ समय से पैसा मिलता है। प्रदेश के गन्ना विकास विभाग द्वारा बरेली के 74 स्वयं सहायता समूहों की 775 महिलाओं को उनकी घर की दहलीज पर ही रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सिंगल बर्ड चिप एवं बर्ड चिप माध्यम से गन्ने की नर्सरी तैयार की और इसे किसानों को बेचकर करोड़ों रुपए की कमाई की है। बरेली की बहेड़ी तहसील के गांव गुरसौली की अन्नपूर्णा महिला स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष कुमारी कुसुम ने बताया कि कोरोना काल में जब कोई काम नहीं मिल रहा था, उस समय में हमारे समूह की महिलाओं ने घर पर रहकर ही लगभग 5 लाख पौधे तैयार किए, जिन्हें बेचकर हमें 15 लाख रुपए मिले, जिसमें हमें शुद्ध आय 7.5 लाख रुपए प्राप्त हुई। इस काम को दूसरे जिलों की महिलाएं भी सीख रही हैं और इस काम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुरस्कार भी दिया था। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार गन्ने की नर्सरी अपने खेत में लगाने वाले गांव के ही किसान जयपाल ने बताया कि इस नर्सरी से तैयार हो रही गन्ने की फसल में कल्लों का फुटाव बहुत अच्छा हुआ है। गन्ने की इस पौध से हम संतुष्ट हैं।
हम लोग गन्ने की नर्सरी तैयार करते हैं मिलकर। हमारे समूह में कुल 11 महिलाएं हैं जो घर पर रहकर भी सुरक्षित रहती हैं और काम करती हैं, मतलब गन्ने की खेती नर्सरी तैयार करती हैं, बाहर कहीं जाना नहीं पड़ता है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी सरकार हैं, जिन्होंने प्रदेश सरकार ने हमारी महिलाओं के लिए घर पर रहकर भी कोरोना काल में जब कोई काम धंधा नहीं था तब ये योजनाएं लॉन्च की, जिससे कि महिलाओं का आर्थिक रूप से सहयोग हो, विकास हो, उन्हें बाहर कहीं जाना ना पड़े। भूखमरी बहुत फैली हुई थी जिससे लगभग सारी महिलाएं खुश हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं। हमने लगभग 5 लाख पौधे बनाए हैं। 5 लाख पौधे बनाए हैं, उसका टोटल हमको 1.5 रुपये हमें सरकार द्वारा मिलता है सब्सिडी अनुदान के रूप में और 1.5 रुपये हमें किसान द्वारा मिलता है। तो कुल मिलाकर अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय स्थित नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह अम्बेडकर नगर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय स्थित अटल भवन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवध क्षेत्र के अध्यक्ष शेष नारायण मिश्र रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी, पूर्व सांसद डॉक्टर हरिओम पांडे, विधायक अनिता कमल, वाल्मीकि उपाध्याय समेत काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त अवसर पर बोलते हुए शेष नारायण मिश्र ने कहा कि 2022 में हम उसी तरीके से जीतेंगे जिस तरीके से अवध क्षेत्र की जिला पंचायत की 13 की 13 सीटें भाजपा ने जीती हैं, तथा ये भी कहा कि पार्टी ने विजय प्रत्याशियों का सम्मान किया है। कोविड-19 बुखार, टीबी और कुपोषित बच्चों को तलाशने का काम अब संचारी रोग अभियान के सहारे किया जा रहा है। हाथरस में मच्छर जनित बीमारियों को लेकर चलाए जा रहे दस्तक अभियान में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इस कार्य को कर रही हैं। 25 जुलाई तक चलने वाले दस्तक अभियान के दौरान आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती घर घर जाकर लोगों को रोगों से बचाव के प्रति जागरूक कर रही हैं। इसके साथ ही लक्षण के आधार पर कोविड, बुखार और टीबी के मरीजों को ढूंढने का काम भी कर रही हैं ताकि समय रहते उनका उपचार कराया जा सके। सीएमओ डॉक्टर चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत 12 जुलाई से 25 जुलाई तक आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती घर घर जाकर कोविड, बुखार और टीबी से संबंधित रोगों की जानकारी प्राप्त कर रही हैं। इस दौरान बुखार और खांसी वाले लोगों के साथ साथ कुपोषित बच्चों को भी चिन्हित किया जाएगा और सभी लोगों की जांचें भी होंगी। अलीगढ़ जिले में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। जनपद के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीकू वार्ड की सौगात मिली है। चारों ब्लॉकों के सीएचसी केंद्र पर पीकू वार्ड तैयार कर लिए गए हैं। अतरौली, खैर, इगलास और चंडौस सीएचसी केंद्र पर 10-10 बिस्तरों के पीकू वार्ड तैयार कर लिए गए हैं। इन वार्डों में बच्चों के लिए बेड और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए गए हैं। जिले में 190 बेड के पीकू वार्ड तैयार कर लिए गए हैं। दीनदयाल अस्पताल में 47 बेड के वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें 10 बेड के एसएनसीयू के अलावा आईसीयू ऑक्सीजन बेड मौजूद हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज में भी 50 बेड का पीकू वार्ड बनाया गया है, जिसमें 20 बेड का आईसीयू और ऑक्सीजन बेड लगाए गए हैं। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की हुई वृद्धि। 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को होगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का करेंगे दौरा। विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे वर्चुअल माध्यम से किया संवाद। कहा, मेरठ में बनेगा खेल विश्वविद्यालय। नोएडा एयरपोर्ट से चलेगी देश की पहली पॉड टैक्सी। ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी के लिए फाइनल डीपीआर यमुना अथॉरिटी में किया गया पेश। समाचारों में बस इतना ही। और जिस तरह मैं मास्क पहने हूं, मेरे साथ आप भी मास्क लगाए रखें, दूरी बनाएं और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।